Assalamu alaikum dear students, I am your instructor Salman Amin Malik for the course of Calculus of Variations. आज हम Calculus of Variations का 12th लेक्चर जो है ये स्टार्ट करने लगे हैं और 12th लेक्चर में इनफैक्ट जो सेकंड पार्ट है आपके कोर्स कंटेंट्स का, जो कि मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ था कोर्स आपका, सेकंड पार्ट जो है इसको मैं फॉर्मली स्टार्ट करने लगा हूँ। लास्ट लेक्चर में फर्स्ट पार्ट की जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी ये मैंने आपको रिकॉल करवाई थी। इन अदर वर्ड्स यू कैन से दैट द 11th लेक्चर वाज द रिवीजन लेक्चर। इसमें कोई नई बात हमने नहीं की थी, जो मैंने प्रीवियस 10 लेक्चर्स में आइडियाज़ और कॉन्सेप्ट्स जो आपके साथ डिस्कस किए थे उनको मैंने रिवाइज किया था और सर्टन कॉन्सेप्ट्स पे एम्फेसिस किया था कि दीज आर द कोर कॉन्सेप्ट्स जिनको आपको बड़ा सीरियसली, वैसे तो पूरे कोर्स को ही सीरियसली लेना चाहिए, लेकिन यू शुड नॉट बी एबल टू कवर और अंडरस्टैंड द कमिंग टॉपिक्स इफ यू डोंट हैव द ग्रिप ऑफ दीज टॉपिक्स। और इससे पहले मैंने आपको ये भी बताया था कि व्हेन वी मूव टुवर्ड्स द जनरलाइजेशंस ऑफ दीज कॉन्सेप्ट्स, और लास्ट लेक्चर आई थिंक 10th लेक्चर के लास्ट में मैंने आपको डिफरेंट जनरलाइजेशंस का आइडियाज़ भी दिए थे कि मैं क्या क्या जनरलाइजेशन जो है वो करने जा रहा हूँ और व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन द फ्यूचर लेक्चर्स। तो 12th लेक्चर जो है इसमें हम सबसे पहले जनरलाइजेशन जो डिस्कस करेंगे वो मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की हैं। हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल पहले फर्स्ट पार्ट में जितने भी हमने किए वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल सिर्फ एक ही था, एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता था। डिपेंडेंट वेरिएबल एक या एक से ज़्यादा वाले हमने डिस्कस किए थे सिर्फ एनालिटिकल डायनामिक्स की एप्लीकेशंस में। और फंक्शनल जो था वो डिपेंड करता था डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इट्स फर्स्ट डेरिवेटिव, जो कि अगर एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो आपका वो नॉर्मल डेरिवेटिव्स होते थे, अगर यानी कि ऑर्डिनरी डेरिवेटिव्स होते थे, पार्शियल डेरिवेटिव्स नहीं होते थे। पार्शियल डेरिवेटिव्स का कॉन्सेप्ट तभी आता है जब आपके पास एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हों। अब जो है अब मैं क्योंकि जनरलाइजेशंस की तरफ जा रहा हूं और फर्स्ट जनरलाइजेशन जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसमें ये है कि आपका फंक्शनल जो है ये डिपेंड करेगा मोर देन 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के, और आपका जो डिपेंडेंट वेरिएबल होगा वो एक ही होगा। डिपेंडेंट वेरिएबल भी वैसे एक से ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन मैं इससे स्टार्ट करने लगा हूं कि डिपेंडेंट वेरिएबल एक ही होगा। अब आपका डिपेंडेंट वेरिएबल चूंकि 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स पे डिपेंड कर रहा है तो आपका फंक्शनल जो है वो पार्शियल डेरिवेटिव, फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ योर डिपेंडेंट वेरिएबल उन पे भी डिपेंड करेगा। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट एंड इन टुडेज लेक्चर वी आर गोइंग टू प्रूव दैट द Euler-Lagrange equations of such type of functional in which you have 2 independent variables वो किस तरह की Euler-Lagrange equations होंगी। Of course वो partial differential equations होंगी क्योंकि partial derivatives now involve है हमारे functional में। Let's start our lecture. So we are going to start our 12th lecture today. और 12th लेक्चर जो है ये इस लेमा से मैं स्टार्ट करूंगा, द केस ऑफ सेवरल वेरिएबल, जो कि पहले भी मैंने डिस्कस किया हुआ है। क्विकली मैं आपको जो है वो जल्दी से बता देता हूँ कि इसका आइडिया क्या है। और ये हम जो है इन द डेरिवेशन ऑफ Euler-Lagrange इक्वेशन जो है इसको यूज़ करेंगे फॉर द फंक्शनल। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द फंक्शनल इन विच वी हैव एक्स वाई एंड जी, एक्स वाई, z ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, z ऑफ y। फंक्शनल हमारा इस तरह का होगा, डिपेंड करेगा वेयर z ऑफ x जो है ये पार्शियल z ओवर पार्शियल x है और z ऑफ y जो है ये पार्शियल z ओवर पार्शियल y है। ये पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं विद रिस्पेक्ट टू x एंड y। ये लेमा स्टेट करते हैं, ये किया हुआ है ऑलरेडी पहले, लेकिन मैं फिर भी आपको रिकॉल करवाता हूँ। इफ अल्फा एक्स वाई is a fixed function which is continuous in a closed region R, and if the integral, this is the double integral vanishes over for every function, it means this is equal 0 which has continuous first and second order derivatives in the region R and equals to 0 on the boundary of the region R. अब हमारा जो
रीजन होगा वो लेट्स से कि ये है, दिस इज योर आर रीजन ऑफ इंटीग्रेशन। अब उसकी बाउंड्री जो है ये डेल्टा पार्शियल आर जो है मैथमेटिक्स में इस तरह बाउंड्री को रिप्रेजेंट करते हैं। बाउंड्री ये है, ऑफ कोर्स बाउंड्री जो है वो बाउंड्री कर्व है, और पहले रियल नंबर पे थे हम, ए और बी होते थे, तो बाउंड्री आपकी क्या होती थी, ये पॉइंट्स होते थे, रियल नंबर्स होते थे ए एंड बी। Then alpha xy equals 0 everywhere in R. Proof is based on the same idea as we have discussed in the first part of the course of calculus of variations. We suppose on contrary that the function alpha xy is non-zero when the alpha xy is non-zero at some point x naught y naught in the region, then the continuity of alpha xy ensures that we will be able to find a neighborhood, a small neighborhood, x naught y naught ये है, तो एक small neighborhood हमें मिलेगी जहाँ पे ये alpha xy completely positive है। alpha xy is positive without any loss of generality for all the points in this disk, जो कि आपका ये disk है of radius epsilon and epsilon greater than 0 एक नंबर है। Then we define a function h of xy which has first and second order derivatives in the region in this disk, और इस disk की boundary पे ये function जो हमने construct किया है, boundary पे इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू एप्सिलॉन स्क्वायर होगी, बाउंड्री पे ये 0 है। दिस फंक्शन satisfies all the conditions of the lemma, hence according to lemma alpha xy must be 0 within this small disk of radius epsilon, which is contradictory that alpha xy is greater than on that disk. Hence we have proved that alpha xy equals 0 in the region R. ज़्यादा मैं डिटेल में नहीं जा रहा क्योंकि ये हमने पहले भी किया था। So this is the main problem of today's lecture. Consider this functional. और Euler-Lagrange equations इस functional की मैं ड्राइव करने जा रहा हूँ। I am going to drive, ये प्रूफ है कि Euler-Lagrange equation जो है वो इस functional की क्या होंगी, और थ्योरम स्टेट भी करूंगा। Our functional depends upon two independent variables x and y, and of course my phi is dependent variable which depends upon x and y. That's why the partial derivative with respect to x and partial derivative with respect to y is there. So my function has 1 2 3 4 5 arguments. F has 5 arguments. And as expected, the things are going to be difficult from now on, where phi xy is a function of two variables, that is surface. अब two variable functions की ज्योमेट्री क्या होती है, अगर मैं over the region R मेरा ये रीजन है, डोमेन यानी कि एक्स वाई मेरे यहाँ से पॉइंट हो सकते हैं, कोई भी एक्स वाई ये पॉइंट है, और z इक्वल्स मैं फाई एक्स वाई ले लेता हूँ, तो इसके ऊपर व्हाट इज द ज्योमेट्री ऑफ phi xy? Phi xy will be some surface over this domain, यानी कि इस पॉइंट के ऊपर आपका स्पेस में कहीं पे एक स्पेस में, जो कि मैं यहाँ पे ये इसी प्लेन में नहीं है, स्पेस में ये आंसर है। तो ये हर पॉइंट के लिए वी आर हैविंग some real number defined by phi of xy. So geometry of that phi of xy will be a surface joining all these points. जैसे हम कमरे में बैठे होते हैं तो एक फंक्शन ऐसा डिफाइन कर दें जो कि छत की हर वैल्यू दे, फॉर ईच पॉइंट ऑन द फ्लोर इट गिव्स यू, फंक्शन ऐसा डिफाइन करें कि छत की राइट ऊपर जो है छत की एक वैल्यू जो है वो डिटरमिन करे। सो यू आर हैविंग सम सॉर्ट ऑफ सरफेस in the three-dimensional space, and of course phi x जो है ये partial derivative of phi है with respect to x, phi of y जो है ये partial derivative है with respect to of phi with respect to y, which are the independent variable. So what are the assumptions? Assumptions क्या है कि phi x y and its first and second derivatives are continuous.
ओवर द रीजन आर। ये ज़रूरी नहीं होता वैसे हर फंक्शन के लिए, लेकिन ये हम अज्यूम कर रहे हैं, तभी तो ये 5x और 5y जो है ये एग्जिस्ट करेंगे, कंटिन्यूस होंगे। 5xy takes given values on the boundary partial r of the region. It means कि phi of x जो y जो है ये बाउंड्री पे डिफाइंड होगा, ये नहीं हो सकता कि बाउंड्री पे अनडिफाइंड हो। द फंक्शनल हैज़ एन एक्सट्रीमम फॉर phi xy, और ये भी सपोज करते हैं कि फंक्शनल जो है ये किसी phi xy के लिए मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू जो है वो इसकी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू है, एक्सट्रीम वैल्यूज अकर कर रही हैं। अब इसमें देखें कि फंक्शनल जो है वो आपका डिपेंड कर रहा है किस पे, फाई पे। इनपुट आपकी क्या है, फाई, और फाई देयर कुड बी मैनी फाइज, कैंडिडेट्स फॉर द फाइज विच यू जस्ट प्लग इन एंड हैविंग अ पर्टिकुलर रियल नंबर एज द आंसर ऑफ दैट फंक्शनल, ठीक है। लेकिन हमने क्या करना है, हमने बाउंड्री को इंटरपोलेट करने वाली सरफेस जो कि इस फंक्शनल को मिनिमाइज या मैक्सिमाइज करे वो हमने डिटरमिन करने हैं। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द सरफेसेस। तो एक्सट्रीम वैल्यूज जो है 5 पे हैं, तो हम क्या करते हैं, स्मॉल वेरिएशन जो है उसको स्टडी करते हैं। स्मॉल वेरिएशन क्या है कि एक्सट्रीम वैल्यू अगर 5 पे अकर करती है तो 5 प्लस एप्सिलॉन xi, where xi is small perturbation f of xy and its xi also satisfies these conditions के फर्स्ट एंड सेकंड डेरिवेटिव जो है उसका कंटिन्यूस है, और xi जो है इसकी वैल्यू रीजन की बाउंड्री पे वो क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए, एग्जैक्टली उसी तरह जिस तरह हमारा वन वेरिएबल केस में था। अब इसको जो है ये फंक्शनल हमारा क्या बनेगा, जब ये इनपुट होगी एक्स वाई 5 प्लस एप्सिलॉन ज़ाई, अब 5 प्लस एप्सिलॉन ज़ाई इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होता है, फाई ऑफ एक्स प्लस एप्सिलॉन तो कांस्टेंट है, ज़ाई ऑफ एक्स। सिमिलरली 5 प्लस एप्सिलॉन ज़ाई y, ये क्या होगा, फाई ऑफ y प्लस एप्सिलॉन ज़ाई ऑफ y, ये आपका होगा। ये दोनों वैल्यूज यहां पे डाल दी तो ये हमारे पास फंक्शनल, आवर फंक्शनल विल बिकम फंक्शन ऑफ एक्स वाई 5 प्लस एप्सिलॉन ज़ाई, फाई ऑफ एक्स प्लस एप्सिलॉन ज़ाई ऑफ एक्स, फाई ऑफ y plus epsilon xi of y dx dy. So this functional becomes this one. Now I will use the Taylor series. Taylor series of course one variable में नहीं है, ये several variable की Taylor series है जिसको मैं expand करके I can write it as f of x y phi x phi y जो कि मेरा original function था, plus epsilon xi partial f और partial phi plus epsilon xi x partial f or partial phi x plus epsilon xi y partial f or partial phi y plus the order 2 terms where we have the epsilon square xi partial square, next term क्या होगी, epsilon square xi square partial 2f over partial phi square plus epsilon xi xx partial square f partial phi xx plus so on and so forth. So I use the Taylor series. Now I will split my double integrals. That's why we have these conditions कि first and second derivatives are continuous. First और second derivatives जो हैं ये continuous होने चाहिए phi के। अब ये मैंने Taylor series यूज की, इसको मैं स्प्लिट कर सकता हूं कि ये इसको मैं लिख सकता हूं आर एफ एक्स वाई फाई एक्स फाई वाई डी एक्स डी वाई। ये मेरा क्या है, ये तो मेरा फंक्शनल है जे ऑफ फाई।
तो मैं j5 प्लस एप्सिलॉन ज़ाई जो है इट बिकम्स दिस, इस इंटीग्रल को dx को मैं यहाँ पे ले आया, ये मेरा इंटीग्रल जो है ये मेरा j ऑफ y है। इसको मैंने वेरिएशन का नाम ले लिया डबल इंटीग्रल का। इसका मतलब ये हुआ कि वेरिएशन ऑफ j इज इन फैक्ट इक्वल्स द डबल इंटीग्रल ओवर द रीजन r, एप्सिलॉन मैंने कॉमन ले लिया, ज़ाई पार्शियल एफ और पार्शियल फाई प्लस ज़ाई एक्स पार्शियल एफ और पार्शियल फाई एक्स, ज़ाई y। अब यहाँ पे नोटिस करें कि ये ज़ाई x जो है ये पार्शियल ज़ाई ओवर पार्शियल x है, ज़ाई y जो है ये पार्शियल ज़ाई ओवर पार्शियल y है, पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं ऑफ फंक्शन ज़ाई, और ज़ाई जो है ये फंक्शन है x एंड y इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का, ये एडमिसिबल फंक्शंस हैं। तो ये मेरी वेरिएशन है। इस वेरिएशन को मैंने आई हैव टू स्टडी दिस वेरिएशंस in order to get the Euler-Lagrange equations for this functional in which we have two independent variable। इसको first variation हम कहते हैं, जैसे one independent variable केस में हमने कहा था। For an extremum at phi it is necessary that ये जो है आपका delta j equals the first variation equals 0। We can write the first variation as this one। इसको अब ये कैसे मैंने लिख लिया, इसको हम जरा एक्सप्लेन करते हैं। यहां पे देखें फर्स्ट वेरिएशन तो ये आई थी, मैंने क्या रिप्लेस किया, मैंने ये रिप्लेस किया है कि पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स जो है ज़ाई पार्शियल एफ ओवर पार्शियल फाई एक्स, ये मैंने ऐड किया। इनफैक्ट यहां पे ये टर्म थी पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स जो है ज़ाई एक्स को, उसका जो पार्शियल ज़ाई ओवर पार्शियल एक्स था इसको मैंने बाहर ले गया हूं, और ये मैंने इसको अगर मैं ओपन करूं, ये भी फंक्शन है x और y का, ये भी फंक्शन है x और y का, तो मुझे प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। फर्स्ट फंक्शन ज़ाई x पार्शियल f ओवर पार्शियल फाई x, ये फर्स्ट फंक्शन, प्लस द फर्स्ट फंक्शन एज इट इज ज़ाई x सेकंड फंक्शन का पार्शियल स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि ये पार्शियल f ओवर पार्शियल फाई x ऑलरेडी है, तो इट विल बिकम पार्शियल ज़ाई x, तो नहीं यहां पे होगा फर्स्ट फंक्शन एज इट इज पार्शियल f पार्शियल फाई x पहले ही था और पार्शियल x। अब ये टर्म मेरी एक्स्ट्रा है, ये टर्म जो है ये यहां पे कहीं नहीं है, तो जब मैं इस पूरी एक्सप्रेशन को, इस पूरे एक्सप्रेशन को रिप्लेस कर रहा हूं इससे, तो आई एम एडिंग इनफैक्ट वन मोर टर्म, उसी टर्म को मैंने यहां पे सब्ट्रैक्ट कर दिए ताकि इक्वेशन बैलेंस्ड ही रहे, वेरिएशन में कोई इफेक्ट ना हो। ये टर्म ऐड की थी ना, इसी को यहां पे सब्ट्रैक्ट कर दिया। सिमिलरली यहां पे जब इसका मैं इस टर्म का पार्शियल डेरिवेटिव मैं लिखता हूं, दैट विल बी ज़ाई ऑफ y पार्शियल एफ ओवर पार्शियल फाई ऑफ y प्लस ज़ाई एज इट इज पार्शियल एफ पार्शियल फाई y पार्शियल y। इस टर्म को मैंने वंस अगेन, जब इस टर्म को मैंने रिप्लेस किया है वेरिएशन में इस टर्म से, तो आई एम एडिंग दिस एक्स्ट्रा टर्म, इस एक्स्ट्रा टर्म को मैंने फिर सब्ट्रैक्ट कर दिया ताकि वेरिएशन जो है वो इक्वलिटी होल्ड ले, ये वाली इक्वलिटी जो, ठीक है। तो वेरिएशन को मैंने इस तरह अप्लाई कर दिया, ये पहला स्टेप था। मैंने आपको कहा था कि आपने ग्रीन्स थ्योरम जो है कैलकुलस, मल्टीवेरिएबल कैलकुलस के कॉन्सेप्ट्स जो हैं उनको रिकॉल करना है। अगर आपने रिकॉल कर लिया तो वेल एंड गुड, अदरवाइज मैंने ये जो है
स्लाइड पे शो किया। नाउ आई एम गोइंग टू यूज द ग्रीन्स थ्योरम। ग्रीन थ्योरम एक्चुअली होता क्या है? ग्रीन थ्योरम जो है ये डबल इंटीग्रल और लाइन इंटीग्रल के दरमियान रिलेशनशिप हमें प्रोवाइड करता है अंडर सर्टेन कंडीशंस। लेट्स सी व्हाट ग्रीन्स थ्योरम सेज। इनफॉर्मली जब भी आपसे ग्रीन थ्योरम के बारे में बोला जाए तो आपको यही बताना चाहिए कि इट प्रोवाइड्स अस अ रिलेशन बिटवीन line integral and double integral. Let's see. Let D be the bounded plane domain, R2 की कोई domain है with a piecewise C1 boundary curve, यानी कि उसका boundary curve जो है वो differentiable है. Consider C to be parameterized so that it is traversed once with D on the left. ठीक है कि C को जो curve है आपका ये region है, ये आ रहा है आपका रीजन जो है कंप्लीट 2D में, ये कर्व की बात हो रही है, बाउंड्री की बात हो रही है कि बाउंड्री C1 फंक्शन है, ये बाउंड्री जो है कोई कर्व है जो कि डिफरेंशिएबल फंक्शन है और फर्दर मोर इसको ट्रैवर्स किया जा रहा है। इसकी इस कर्व की ये जो बाउंड्री है इस कर्व की पैरामीट्रिक इक्वेशंस जो हैं वो आपको दी गई हैं। लेट Pxy एंड Qxy बी C1 फंक्शन, फर्स्ट डेरिवेटिव जो है कंटिन्यूअस है। देन ग्रीन्स थ्योरम सेज दिस वन, दिस इज द इंटीग्रल ओवर दिस रीजन जो कि डबल इंटीग्रल है और दिस इज द इंटीग्रल अलोंग दिस लाइन ऑफ दैट फंक्शन, यानी कि लाइन इंटीग्रल है ये। देन ग्रीन्स थ्योरम सेज दैट द डबल इंटीग्रल ओवर द रीजन D Qx माइनस Py dx dy डबल इंटीग्रल है ये इक्वल है C P dx प्लस Q dy के। द लाइन इंटीग्रल ऑन द राइट साइड में ऑल्सो बी रिटन एज, इसको इस तरह भी लिखा जा सकता है अगर T जो है वो मैं ds, ये इट्स जस्ट अ नोशन कि ये वेक्टर है P ऑफ I प्लस Q ऑफ J अगर मैं लिख लूँ इसे और डॉट प्रोडक्ट ले लूँ मैं डॉट T ds से और ये ds जो है ये dxi प्लस dyj होता है, तो एग्जैक्टली यही मेरे पास लाइन इंटीग्रल जो है ये आ जाएगा। वेयर T इज द यूनिट टेंजेंट वेक्टर फील्ड अलोंग द कर्व एंड ds इज द एलिमेंट ऑफ द आर्क लेंथ ऑफ द, ये स्मॉल आर्क लेंथ एलिमेंट जो है ना ये ds है ऑफ दैट कर्व और लाइन इंटीग्रल जो है इसी तरह कैलकुलेट करते हैं। दैट्स व्हाई आई सेड यू के आप जो है कैलकुलस ऑफ मल्टीवेरिएबल कैलकुलस जो है उसके कॉन्सेप्ट्स जो हैं स्पेशली डबल इंटीग्रल, पार्शियल डेरिवेटिव्स, ये सब जो है ग्रीन्स थ्योरम जो है, डाइवर्जेंस थ्योरम, स्टोक्स थ्योरम, इनको रिवाइज कीजिएगा। If PQ is the velocity field of a fluid flow, the line integral is the circulation of the flow। ये फिजिकली एक एग्जांपल दी गई है कि लाइन इंटीग्रल क्या रिप्रेजेंट करता है। इफ फॉर इंस्टेंस D is an annulus, then डेल्टा D is a pair of circle। annulus होता है कि इस तरह की डोमेन, ये एक सर्कल है, इस तरह की ये डोमेन है। annulus जो रीजन है वो ये है बिटवीन द टू सर्कल्स, ठीक है, इन ऑपोजिट डायरेक्शन। अब ये ग्रीन्स थ्योरम जो है इसको मैं अप्लाई करने जा रहा हूँ, इस जो मेरा वेरिएशनल फॉर्म है ना उसमें डबल इंटीग्रल एक ये जो मैंने इंट्रोड्यूस किया था इस पे अप्लाई करना जा रहा हूं, ठीक है। अब आप इसको कंपेयर करें, ये पार्शियल x है, आपका q जो है वो ये है, ये ऊपर वाले फॉर्मूले से मैं कंपेयर कर रहा हूं क्योंकि ये पार्शियल और पार्शियल x है, तो ये qx जो है qx इनफैक्ट पार्शियल q ओवर पार्शियल x है और py जो है ये इनफैक्ट पार्शियल p ओवर पार्शियल y है। तो मेरा q जो है वो ये है, यहाँ पे प्लस साइन है तो इसको मैं माइनस साइन ही कर देता हूँ और यहाँ पे ये माइनस ले जाता हूँ और ये पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y है और ये मेरा p जो है p मेरा क्या बन गया माइनस एक्साई पार्शियल f ओवर पार्शियल y दिस वन, ये मेरा p बन गया और q मेरा क्या बना है एक्साई पार्शियल f ओवर पार्शियल फाई x, ये मेरा q बना है। तो लाइन इंटीग्रल आपको क्या कह रहा है कि ये रीजन था
यहां पे डी रीजन था, तो दिस इंटीग्रल इनफैक्ट इक्वल्स द बाउंड्री कर्व्स, जो रीजन आपका डी है, यहां पे ये डी है, उसका बाउंड्री कर्व। और पिछली स्लाइड में हमारा रीजन जो ये है, तो बाउंड्री कर्व मैं किससे रिप्रेजेंट कर रहा हूं? आई एम रिप्रेजेंटिंग द बाउंड्री कर्व बाय पार्शियल आर से। सो इंटीग्रल द लाइन इंटीग्रल ओवर द बाउंड्री ऑफ द रीजन आर, दिस इक्वल्स क्या है? पी। पी मेरा क्या है? पी डी एक्स। पी मेरा क्या है? माइनस एक्स आई पार्शियल एफ और पार्शियल वाई, ये मेरा पी है, माइनस डी एक्स, ये लिख दिया, प्लस क्यू डी वाई। क्यू मेरा एक्स आई पार्शियल एफ ओवर पार्शियल एक्स, ये मेरा क्यू है, और इसके साथ डी वन। सो आई कैन, दैट्स व्हाई आई रिकॉल द ग्रीन्स थ्योरम। ग्रीन्स थ्योरम्स को अप्लाई किया, सो आई कैन रिप्लेस इन माय वेरिएशन, जो लास्ट स्लाइड पे थी, वेरिएशन में एक टर्म को, दिस टर्म को आई कैन रिप्लेस दिस कंप्लीट टर्म बाय यूजिंग ग्रीन्स थ्योरम बाय दिस वन। ठीक है, ओके। सो इस वेरिएशन पे हम पहुंचे हुए थे। इस वेरिएशन में ये मैंने ज़ाई एक्स था, इसको मैंने इस तरह लिखा था, और ये टर्म्स यहां पे ऐड हुई थी, तो मैंने इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए कि डिस्टर्ब ना हो इक्वेशन, मैंने ये टर्म्स सब्ट्रैक्ट की थी। अब ग्रीन्स थ्योरम मैं इस पे लगा रहा हूं, इस पे डी एक्स डी वाई, ये एज इट इज रहेगा। यूजिंग ग्रीन्स थ्योरम वी हैव दिस वन, जो मैंने अभी आपको पिछली स्लाइड पे एक्सप्लेन किया। वी हैव दिस वन, एंड द फर्स्ट वेरिएशन ऑफ द फंक्शनल j बिकम्स xi पार्शियल f। अगर मैं ये यूज कर लूं यहां पे, और ये xi जो है, देखें ये टर्म है, ये टर्म है, इनको मैं आपस में कंबाइन कर रहा हूं। ठीक है, तो ये जो है पूरे का पूरा इसको इसको और इसको मैं रिप्लेस कर रहा हूं। तो एक्साई मैं कॉमन ले लेता हूं, यहां पे मैंने ये जो डबल इंटीग्रल है, यहां पे ये इसको रिप्लेस किया मैंने इनफैक्ट। ठीक है, तो इसको मैं रिप्लेस करके ये मेरे पास लाइन इंटीग्रल आ चुका है। बाकी मेरे पास कौन कौन सी टर्म रहती हैं? एक ये वाली, एक ये वाली, और एक ये वाली। इन सब में जाई जो है ये बाहर है, तो मैं आई टेक जाई आउटसाइड फ्रॉम दीज थ्री टर्म्स जिनको मैंने एनसर्कल किया था। तो अंदर मेरा क्या रहता है? पार्शियल एफ और पार्शियल फाई माइनस पार्शियल और पार्शियल एक्स, पार्शियल एफ और पार्शियल फाई एक्स, ये वाली मेरी अंदर टर्म रहती है। ये इन तीन टर्म से आ रहा है, द फर्स्ट टर्म, द सेकेंड टर्म, द थर्ड टर्म, ये थर्ड। और डबल इंटीग्रल एज इट इज, देखें यहाँ पे डबल इंटीग्रल जो है ये एज इट इज। अब बाकी ये डबल इंटीग्रल वाला रहता है, इस पे मैंने ग्रीन्स थ्योरम लगा के ये लिख दिया हुआ। ठीक है, अब जो है वी हैव फाई इक्वल्स फाई ऑफ बी ऑन डेल्टा आर। क्योंकि ये फंक्शनल मिनिमाइजेशन का पॉइंट है, तो हमें सरफेस एक दी गई है, जैसे एग्जैक्टली जैसे वन वेरिएबल में क्या था कि पॉइंट ए और बी ये पॉइंट्स दिए गए थे, इनमें से पास करने वाला कर्व हमने निकालना था। देयर आर इन्फिनिट मैनी कर्व जो कि इनमें से पास करें। सिमिलरली अब हमारे पास एक सरफेस होगी। ठीक है, लेट्स से कि ये सरफेस है, इस सरफेस से पास, अब ये सरफेस 3D में है, तो फाई ऑफ बी होगी कोई ना कोई, तो हमें इससे पास करने वाली ऐसी सरफेसेस चाहिए जो कि फंक्शनल को जे को मिनिमाइज या मैक्सिमाइज करें। इसका मतलब है कि फाई इक्वल्स फाई ऑफ बी इंटरपोलेट कर रहा है फाई, और फाई प्लस
एप्सिलॉन ज़ाई जो कि वेरिएशन हम चेक कर रहे हैं, इसको भी इंटरपोलेट करना चाहिए, क्योंकि इंटरपोलेटिंग सरफेस हमें चाहिए। जैसे वन वेरिएबल के केस में इंटरपोलेटिंग कर्व हमें चाहिए होता था। तो हम क्या करते हैं कि ये तब भी पॉसिबल होगा जब ज़ाई एट द बाउंड्री ऑफ द रीजन ये क्या हो, ये जीरो, which means that xi equals not at the boundary of the region। ठीक है, अब वो जो लेमा आज और पिछले लेक्चर्स में मैंने प्रूव किया था, वो लेमा यूज करेंगे हम, और हम कंक्लूड करेंगे कि ये जो है ये हमारा जो है इक्वल्स नॉट आएगा। अब वो लेमा यहां पे मैंने स्लाइड पे लिखा भी हुआ है। रिकॉल दैट लेमा कि अगर डबल इंटेग्रल over alpha xy is continuous and hxy इसका फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव कंटिन्यूस है और इक्वल जीरो है ऑन द बाउंड्री। ठीक है, उसको हम यूज करें तो हमारे पास ये जो है इस लेमा को यूज करके फ्रॉम दिस वेरिएशन we can conclude that क्योंकि xi जो है इसका फर्स्ट डेरिवेटिव भी कंटिन्यूस है, सेकंड डेरिवेटिव भी कंटिन्यूस है, और xi बाउंड्री पे पार्शियल r पे इट इज इक्वल्स नॉट भी है। तो दिस इज बाय यूजिंग दिस लेमा, दिस इज ओनली पॉसिबल व्हेन पार्शियल f और पार्शियल phi ये ऑन द रीजन r जो है, जो हमारा डोमेन था R जो है उस पे ये जीरो, दिस इक्वल जीरो इज पॉसिबल व्हेन एवर xi हैज फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव कंटिन्यूस एंड xi इज जीरो ऑन द बाउंड्री। दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन द अदर फंक्शन, अब इसको कंपेयर करें, अदर फंक्शन ये आपका अल्फा है, ये जो है ये पूरा आपका अल्फा है, ये पूरा अल्फा एक्स वाई है, और xi की जगह आपका क्या है, h एक्स वाई है। देन दिस वेरिएशन जो है ये पूरी की पूरी लेमा की कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है, एंड बाय यूजिंग दिस लेमा वी हैव दिस Euler-Lagrange equation for the functional which have two independent variable. This is the Euler-Lagrange equation which is a partial differential equation. We seek the solution phi which takes the given values phi b on the boundary. Boundary पे जो है वो एक खास surface को interpolate कर रहा है. The solutions of this partial differential equation will be the candidate of the minimization or maximization of the given functional in which you have two boundary conditions. ठीक है जी, अब जो है अब हमने क्या करना है, अब हमने ड्राइव कर दिया है. लेट मी स्टेट द थ्योरम. थ्योरम जो है वो क्या हो सकता है, द गिवन फंक्शनल, इस स्लाइड पे तो एग्जांपल है, द गिवन फंक्शनल दिस वन जो कि पहली स्लाइड पे दिया गया था, दिस फंक्शनल अ नेसेसरी कंडीशन जो हमने निकाली थी वन वेरिएबल में भी, the necessary condition for the functional of one independent variable was to satisfy the Euler-Lagrange equation, which was ordinary differential equation of second order. For this functional, the necessary conditions we have obtained, this one, the necessary conditions under these assumptions for this functional to have the minimization or maximization at some surface phi is this one, that phi should satisfy this partial differential equation. Let's do some examples. Example number 1 जो है, इसमें हमारा फंक्शनल जो है वो ये दिया गया. अब यहाँ पे f जो है इसको कंपेयर करें, हमारा f क्या है,
our f is x, y, phi and phi x, phi y equals 1 by 2 phi x square plus 1 by 2 phi y square plus f and phi, where f is a given function. f जो है कोई भी फंक्शन है, गिवन फंक्शन है जो कि कंटिन्यूस भी होगा, फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल है. इसका मतलब है f ऑफ एक्स वाई इटसेल्फ जो है रीजन R पे जो है इसकी कोई ज्योमेट्री होगी, कोई सरफेस होगा. So this is the functional. We have to write down the Euler-Lagrange equations. Euler-Lagrange equations जो है वो partial differential equations होंगी और उन partial differential equations को हमने solve करना है. The Euler-Lagrange equations is this one. ये partial differential equations जो हैं वो इस तरह की. इसमें partial derivative हमने calculate करने हैं. f हमारा ये है, partial f over partial phi calculate करना है. partial f और partial phi क्या होगा? with respect to phi m, यहाँ पे तो टर्म है ही नहीं phi की, ये 0, ये भी 0, यहाँ पे phi है तो ये 1 आ जाएगा, f आ जाएगा हमारा. नेक्स्ट है partial f over partial phi x, ये partial derivative हमने करना है कैलकुलेट. ये जो है phi x वाली सिर्फ ये एक टर्म है, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा और phi x ओनली आएगा. सिमिलरली partial f over partial phi y जो है ये सिर्फ phi of y आएगा. ये Euler-Lagrange ये partial derivative यहाँ पे कैलकुलेट किए हुए हैं. If we put these partial derivatives into the Euler-Lagrange equation, then we have partial f, this will be f minus partial over partial x into phi of x minus partial over partial y into phi of y equals naught. इस इक्वेशन को हम इस तरह लिख सकते हैं, phi x x minus phi y y equals f. अब इसको मैं फर्दर partial square phi over partial x square plus partial square phi over partial y square equals f लिख लेता हूँ. ये बड़ी फेमस पॉइसन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है. अब ये पॉइसन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जो है इसके सॉल्यूशन फॉर द गिवन f वो आप डिटरमिन कर लें. दीज आर द कैंडिडेट्स फॉर द मिनिमाइजर और मैक्सिमाइजर ऑफ दिस टाइप ऑफ फंक्शनल. लेट मी कमेंट समथिंग हियर. ये बड़ी इंटरेस्टिंग एग्जांपल है. अब पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस का सॉल्यूशन निकालना वो इटसेल्फ जो है वो प्रॉब्लमेटिक है. तो अगर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना है तो वी विल फॉर्मुलेट द कोरस्पॉन्डिंग वेरिएशनल प्रॉब्लम जो कि फंक्शनल हम कहते हैं, हम उसका मिनिमाइजर जो है. अब ये देखें इस स्लाइड पे, अगर हमने इस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना है तो हम ये कह रहे हैं कि इस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन जो फाई हैं वो मिनिमाइजर है इस फंक्शनल के. तो या तो इस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन आप निकाल लें या इस फंक्शनल के मिनिमाइजर निकाल लें. तो लोग क्या करते हैं कि नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस के कोरस्पॉन्ड ऐसा वेरिएशनल प्रॉब्लम, इसको हम कहते हैं वेरिएशनल प्रॉब्लम. वेरिएशनल प्रॉब्लम किसी नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशंस निकालने ये बड़े टफ हैं. नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल करने के लिए लोग क्या करते हैं कि कोरस्पॉन्डिंग फंक्शनल डिफाइन कर देते हैं जिसके मिनिमाइजर जो होते हैं वो सॉल्यूशंस होते हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के. अब लेकिन कैलकुलस ऑफ वेरिएशंस में तो हम ये कर रहे हैं कि हमने इसके मिनिमाइजर निकालने थे. तो मिनिमाइजर आगे
कि इस इक्वेशन को सॉल्व करें, आपके पास मिनिमाइजर या मैक्सिमाइजेशन के कैंडिडेट्स आ जाएंगे। ये इक्वेशन जो है ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, पॉइसन, इसका नाम जो है पॉइसन इक्वेशन है। पॉइसन इक्वेशन जो है इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिनिमाइजर मिलेंगे, मिनिमाइजर या मैक्सिमाइजर। उल्टा अगर कोई भी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है, we can formulate the variational problem. In other words, we can formulate a minimization problem for certain functional which is obtained from the partial differential equation such that the minimizer of that functionals are the solutions of partial differential equations. तो ये variational problems जो हैं और ये एक complete theory है for the study of the non-linear partial differential equation. और ये मैंने आपको पहले बता दिया, अगर आपने पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का कोर्स जो है ये पढ़ा हुआ है, कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन स्पेशली नॉन लीनियर का सॉल्यूशन डिटरमिन करना इट्स वेरी डिफिकल्ट। इनफैक्ट ऐसी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हैं जिनका सॉल्यूशन एक्सप्लिसिट लिखना तो दूर की बात है, उनका सॉल्यूशन कोई ये भी नहीं बता सकता कि उनका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल द फेमस नेवियर-स्टोक्स इक्वेशंस जो हैं, ये इनका 3 डायमेंशनल स्पेस में सॉल्यूशन, क्लासिकल सॉल्यूशन के इसके पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करें और कंटिन्यूस हों, ये मिलेनियम प्रॉब्लम है। एक क्ले मैथमेटिकल सोसाइटी है, उसने $1 मिलियन प्राइज जो है वो कि उस आदमी के लिए या ग्रुप के लिए रखा हुआ है, विच शो दैट the Navier-Stokes equations in 3-dimensional space have a classical solution. और whenever I say a classical solution का मतलब ये होता है कि partial differential equation को satisfy करे, as well as जितने भी partial derivatives exist कर रहे हैं वो सब continuous हों। तो 3-dimensional space में Navier-Stokes equations जो कि partial differential equations हैं, उनका solution अगर कोई निकाल लेता है, show कर देता है, तो his प्राइस जो है वो क्लेम कर सकता है कि आई एम द पर्सन हु शुड गेट दैट प्राइज ऑफ $1 मिलियन। तो इसी तरह 7 प्रॉब्लम्स जो हैं, आई थिंक 7 प्रॉब्लम्स जो हैं, वो एक मैथमेटिकल सोसाइटी या क्ले मैथमेटिकल सोसाइटी उसने जो है वो डिफाइन किए हुए हैं मिलेनियम प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो ये तो जस्ट कमेंट्स हो गए कि आपका जो है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्यूशन में कैलकुलस ऑफ वेरिएशंस जो हैं वो किस तरह रोल प्ले करती हैं। अब जो है हम नेक्स्ट एग्जांपल, अब हमने सिर्फ एग्जांपल्स ही करनी है। नेक्स्ट एग्जांपल जो है वो ये है, कंसीडर दिस फंक्शनल वेयर c इज अ कांस्टेंट, वी हैव टू फाइंड आउट द Euler-Lagrange इक्वेशंस फॉर दिस फंक्शनल। सबसे पहले आप f लिखें, आपका f क्या है, f x y phi of x phi of y equals 1/2 phi x square minus 1/2 c square phi of t square। इनफैक्ट आपका x और t जो है ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है rather than x and y, it doesn't matter really। इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स तो आपके 2 ही हैं ना। तो आइलर-लैग्रेंज इक्वेशंस जो हैं वो हमने अभी ड्राइव की थी। आइलर-लैग्रेंज इक्वेशंस क्या है, पार्शियल f ओवर पार्शियल phi माइनस द फर्स्ट इंडिपेंडेंट वेरिएबल पार्शियल f और पार्शियल x, पार्शियल f ओवर पार्शियल phi ऑफ x माइनस partial f over partial t, partial f over partial phi of t equals not। ये t में मैंने ट्रांसफॉर्म कर दिया। लेट्स सी कि अगर आपका एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो तो आपकी ये आइलर-लैग्रेंज इक्वेशंस जो हमने ड्राइव की हैं, ये हमें जो पिछले सेक्शन में हमने 1 वेरिएबल वाली आइलर-लैग्रेंज इक्वेशन जो थी उसको इंटरपोलेट करती हैं कि नहीं। अगर आपके पास t है ही नहीं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है ही नहीं, इसका मतलब है ये टर्म आपके पास नहीं है।
एफ आपका डिपेंड ही सिर्फ एक्स पे कर रहा है और वाई ऑफ एक्स पे कर रहा है, तो फिर मैं पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स जो है इसको पार्शियल लिखने की जरूरत ही नहीं है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल मेरे पास एक, तो माय इक्वेशन विल बिकम पार्शियल एफ ओवर पार्शियल फाई माइनस डी ओवर डी एक्स पार्शियल एफ ओवर पार्शियल फाई एक्स है, क्योंकि एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इसको मैं लिख सकता हूं फाई प्राइम. इट इज एग्जैक्टली द सेम Euler-Lagrange equation we have discussed in the last 10 lectures for one independent variable. So in fact this is the Euler-Lagrange equation which we have derived in today's lecture. In fact it is the generalization of the previous one, the true generalization. ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हमने तो एक्चुअली इसका Euler-Lagrange equations जो है इसकी लिखनी है where c is a constant, तो हमें पार्शियल डेरिवेटिव्स कैलकुलेट करना पड़ेंगे. पार्शियल एफ ओवर पार्शियल फाई ये कैलकुलेट करना पड़ेगा. आई डोंट सी फाई हियर, सो दिस विल बी 0. तो पार्शियल एफ ओवर पार्शियल फाई एक्स जो है ये मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा, दैट विल बी फाई ऑफ एक्स. एंड पार्शियल एफ ओवर पार्शियल फाई टी कैलकुलेट करना पड़ेगा, that will be minus 1 by c square phi of t. ये पार्शियल डेरिवेटिव्स जो हैं ये मैंने कैलकुलेट कर लिए. ठीक है, अब इन पार्शियल डेरिवेटिव्स को मैं इस Euler-Lagrange इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दूंगा. 0 माइनस पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स पार्शियल एफ ओवर पार्शियल एक्स जो है ये फाई ऑफ एक्स था मेरा, माइनस पार्शियल ओवर पार्शियल टी, and this we have minus 1 over c square phi of t equals 0. इसको मैं लिख सकता हूं माइनस फाई एक्स एक्स ये प्लस 1 c क्योंकि कांस्टेंट है, c स्क्वायर फाई टी टी से लिख सकता हूं. इट बिकम्स अल्टीमेटली फाई tt equals c square phi of xx. Did you know that equation? नहीं आपको पता चल रहा कि ये इक्वेशन कौन सी है? Let me write that equation in a more simpler form. ये phi tt जो है इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ, partial square phi over partial t square equals c square partial square phi ओवर पार्शियल एक्स स्क्वायर. अब इस इक्वेशन को कितने लोगों ने रिकॉग्नाइज किया है? इस इक्वेशन को हम कहते हैं वेव इक्वेशन. दिस इज इन फैक्ट द वेव इक्वेशन. वेव इक्वेशन फिजिकली ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है जो कि Euler-Lagrange इक्वेशन ऑफ दिस फंक्शनल बने. वेव इक्वेशन फिजिकली रिप्रेजेंट्स द फिनोमिना ऑफ वेव. फॉर एग्जांपल अगर आपके पास मैथमेटिकल मॉडलिंग की जाए ऑफ अ स्ट्रिंग विच इज फिक्स्ड एट 2 पॉइंट्स ए एंड बी, इस स्ट्रिंग को अगर मैं थोड़ा सा फ्लेक्सिबल स्ट्रिंग है इसको वाइब्रेट करूं तो आई कैन सी द मोशन लाइक दिस वन. ये वेव मोशन है. ठीक है, इसको अगर मैथमेटिकल मॉडल किया जाए, इफ फाई एक्स टी रिप्रेजेंट्स द ट्रैवर्स डिस्प्लेसमेंट एट एनी टाइम. फॉर एग्जांपल फाई एक्स टी जो है लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज दिस वन 0 to let's say L. तो ये x यहाँ पे कोई पॉइंट है, टाइम t पे फाई ऑफ x ये पोजीशन जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है फिजिकली. सो दिस इज पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विच इज इन फैक्ट द वेव इक्वेशन. सो द सॉल्यूशंस ऑफ द वेव इक्वेशन in fact are the candidates for the minimizer or maximizer of that functional, जो functional ये आपको दिया गया है.
अब पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस अगर आपको सॉल्व करनी आती हैं तो आप इनको सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज इनको सॉल्व ही नहीं कर सकते। तो आपको अगर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व नहीं करनी आती है आप इनको, और ये लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं, ठीक है। सो फार 2 एग्जांपल्स हमने किए हैं, दोनों में लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस जो हैं वो आ रही हैं। अब ये दोनों सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन आई हैं, और अगर 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल होंगे तो हमारे पास आइलर लैग्रेंज इक्वेशंस जो हैं वो सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन आई होंगी। सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस को क्लासिफाई किया जा सकता है। क्लासिफिकेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस जो है वो उसी तरह ही बिल्कुल हम करते हैं जिस तरह अगर 2 वेरिएबल्स में अलजेब्राइक इक्वेशंस, द जनरल अलजेब्राइक इक्वेशन आपको दी गई हो, वो डिपेंड करता है कि आपका जो x और y वाली सेकंड ऑर्डर अलजेब्राइक इक्वेशन जनरली इट कुड रिप्रेजेंट्स एन एलिप्स, अ पैराबोला और अ हाइपरबोला। हाइपरबोला, एलिप्स और पैराबोला जो है उसकी ज्योमेट्री हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन द कोफिशिएंट ऑफ द टर्म विच हैव x एंड y, जिसको हम नॉर्मली b कहते हैं, एंड द टर्म्स विच हैव द कोफिशिएंट्स ऑफ x स्क्वायर एंड y स्क्वायर। अगर x और y 2 मेरे पास वेरिएबल हैं और 2 वेरिएबल्स में सेकंड ऑर्डर मैंने अलजेब्राइक इक्वेशन लिखी है, तो ये इक्वेशन जो है एलिप्स होगी, हाइपरबोला होगी या पैराबोला होगी, ये डिपेंड करता है डिस्क्रिमिनेंट पे ऑफ दैट इक्वेशन। और डिस्क्रिमिनेंट किसका? बी स्क्वायर माइनस 4ac, और बी स्क्वायर माइनस 4ac ये क्या है? बी इज द कोफिशिएंट ऑफ द टर्म इन योर अलजेब्राइक इक्वेशन, एक्स वाई का कोफिशिएंट जो है वो b है, a जो है वो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, c जो है वो y स्क्वायर का कोफिशिएंट है, ऑल अदर कोफिशिएंट्स डजंट मैटर। बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर इक्वल 0 होगा तो आपका पैराबोलिक इक्वेशन होगी, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 होगा तो आपकी हाइपरबोलिक इक्वेशन होगी, बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है वो लेस देन इक्वल होगा तो आपका जो है वो अलजेब्राइक इक्वेशन जो है वो एलिप्स को रिप्रेजेंट करेगी। सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को इसी तरह एनालॉजी से हमने 3 बड़ी कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया हुआ। द फर्स्ट कैटेगरी इज कि आप सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, अब आपके अलजेब्राइक इक्वेशन के कोरस्पॉन्ड पार्शियल डेरिवेटिव्स वाली इक्वेशन होगी, और सेकंड ऑर्डर मैं कह रहा हूं तो मैक्सिमम ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव का 2 तक हो सकता है। सो यू कैन डेवलप एन analogy between the algebraic equation having 2 variables and the second order partial differential equation. Similarly इसी analogy को करते हुए हमने क्लास जो है सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस की विद 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल, उसको हमने क्लासिफाई किया हुआ है कि दिस इक्वेशन इज पैराबोलिक, दिस इक्वेशन इज हाइपरबोलिक, दिस इक्वेशन इज, क्लासेस बनाई हुई हैं, दिस इक्वेशन इज एलिप्टिक। तो आपका जो वेव इक्वेशन है इसमें पार्शियल डेरिवेटिव जो है, मिक्स्ड पार्शियल डेरिवेटिव तो आपको नजर नहीं ना आ रहे इस वेव इक्वेशन में, तो मिक्स्ड पार्शियल डेरिवेटिव के कोफिशिएंट को हम b कहते हैं, b 0 हो गया, a आपका जो है वो 1 है, b आपका जो है वो माइनस c स्क्वायर है, तो b स्क्वायर माइनस 4ac का साइन जो है वो आप देखते हैं कि इसका साइन क्या है, 0 माइनस 4, a आपका पॉजिटिव है 1 माइनस c स्क्वायर, ये c स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव रहेगा और दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव। इस तरह की इक्वेशन को हम कहते हैं कि दिस इज हाइपरबोलिक इक्वेशन। और हाइपरबोलिक इक्वेशन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्यों कहते हैं? क्योंकि जो कोरस्पॉन्डिंग अलजेब्राइक इक्वेशन होती है उसमें बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर ग्रेटर देन 0 हो तो उसकी ज्योमेट्री हाइपरबोला होती है। दिस क्लासिफिकेशन डज नॉट हैव टू डू एनीथिंग विद द सॉल्यूशन ऑफ द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ये मैंने वैसे ही आपको पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की क्लासिफिकेशन जो है ये बता दी है। सेकेंड ऑर्डर जो है ये क्लासिफिकेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, दैट्स व्हाई। अब आप अगर प्रीवियस हमारी एग्जांपल देखें, प्रीवियस एग्जांपल में
हमारी इस फंक्शनल की ये वाली जो है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन आई थी। यहां पे b जो है मिक्स डेरिवेटिव नहीं है, a जो है अगर 1 मैं लूं और b जो है वो भी 1, c जो है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव वो भी 1 है, तो b स्क्वायर माइनस 4ac ये नेगेटिव बनता है। सो दिस इज एलिप्टिक इक्वेशन। पॉइसन इक्वेशन जो है ये एलिप्टिक सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। वेव इक्वेशन जो है वो हाइपरबॉलिक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। सिमिलरली एक बड़ी इंपॉर्टेंट जो है वो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है जो कि फिजिकली रिप्रेजेंट करती है पार्शियल u ओवर पार्शियल t इक्वल्स k टाइम्स पार्शियल स्क्वायर u ओवर पार्शियल t पार्शियल x स्क्वायर है। ये हीट इक्वेशन है, ये पैराबोलिक इक्वेशन होती है। तो आज के लेक्चर में हमने क्या किया, हमने जनरलाइजेशन स्टार्ट कर दी है कैलकुलस ऑफ वेरिएशंस में, और फर्स्ट जनरलाइजेशन के इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है 2 से ज़्यादा हों उसको हमने डिस्कस किया। उसका हमने एक रिजल्ट किया, प्रूफ किया है कि अगर आपका फंक्शनल जो है उसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल 2 से ज़्यादा हों और एक डिपेंडेंट वेरिएबल हो विच डिपेंड्स अपॉन दीज 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, और फंक्शनल जो है वो उनके फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव्स पे डिपेंड करता है, तो वी हैव ड्राइव्ड द आयलर-लैग्रेंज इक्वेशंस फॉर सच टाइप ऑफ फंक्शनल्स। वो आयलर-लैग्रेंज इक्वेशन जो है वो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, और 2 एग्जांपल्स हमने की हैं। वी कंस्ट्रक्ट सच टाइप ऑफ फंक्शनल, और उन फंक्शनल से हमने जो है फिर आयलर-लैग्रेंज इक्वेशन देखी। आयलर-लैग्रेंज इक्वेशन जो है वो फेमस सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनी। सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस को वी कैन क्लासिफाई second order partial differential equation into by developing the analogy between the algebraic equations of 2 variable of order 2 के partial differential equation जो है वो parabolic है, elliptic है या hyperbolic है। तो ये मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप partial differential equation वाला जो कोर्स है कि how to solve a partial differential equation और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन स्पेशली सेकंड ऑर्डर की, क्योंकि 2 वेरिएबल होंगे तो सेकंड ऑर्डर की ही हमारी आयलर-लैग्रेंज इक्वेशन बनेगी। इसको प्लीज़ केयरफुली ज़रा रिकॉल कीजिएगा। वी आर एट द एंड ऑफ आवर टुडेज लेक्चर विच वाज द 12th लेक्चर ऑफ कैलकुलस ऑफ वेरिएशन। टिल द नेक्स्ट लेक्चर, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर डियर वंस। अल्लाह हाफिज़।